हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो अपना 30 नवंबर को ईपीएफओ का एग्ज़ाम देने जा रहा है। क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से संबंधित है। और आज के वीडियो क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, वो ईपीएफओ 2023 जो था उसके एपीएफसी में जो आए थे क्वेश्चन वही हम लोग करने वाले हैं। यानी कि हम लोग कोई इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो कि डायरेक्टली यूपीएससी के ईपीएफओ के एग्जाम में ही आए थे, वही क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ क्या वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर किसी को डिटेल में पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ को कंप्लीट करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक करीब 1 से डेढ़ घंटे की क्लास बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। उसका कमेंट में लिंक जो है कमेंट में कर दूँगा या फिर क्या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आप लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो और आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है कि किसी स्थापन में न्यूनतम कितने कर्मचारी कार्यरत होने अपेक्षित हैं ताकि नियोक्ता स्थापन के बहुसंख्यक कर्मचारियों के प्राधिकार से केंद्र सरकार को इस आशय का आवेदन कर सके कि उस नियोक्ता को कर्मचारी भविष्य निधि के क्या कर्मचारी भविष्य निधि प्राकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 जो है उसके अधीन कर्मचारियों के लिए पृथक भविष्य निधि सृजित करने का प्राधिकृत किया जाए। अभी देख रहे हो क्वेश्चन का मतलब कि कितना डिटेल में दे दिया गया। अगर आप इतना पढ़ने के बाद में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बस मेन चीज़ वहाँ पर दी है, बस यहाँ पे ही दी हुई है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी है, कोई भी मतलब कि स्थापना है या फिर स्थापन है, जो भी मतलब कि कहते हैं कि उसके पास कब अधिकार हो जाएगा कि कितने मज़दूर होने चाहिए कि वे अपना खुद का भविष्य निधि संगठन को बना सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारा कानून है 1952 के तहत, तो उसके लिए पूछा गया है। तो यानी कि कितने कर्मचारी होने चाहिए उसके संगठन के पास में, तो यानी कि 100 कर्मचारी, 300, 500 या फिर 1000। तो इसके लिए क्या होगा हमारा जो हमारा कहते हैं कि ईपीएफओ एक्ट 1955 है, 1955 है। इसके तहत क्या कहा गया है कि किसी भी संगठन के 10% या फिर 10% या फिर 100, जो भी अधिक होगा उसको क्या करेंगे, अगर उतने होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपना अलग जो है भविष्य निधि संगठन या फिर निधि को बना सकते हैं। तो इसके लिए यानी कि आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, जो एक ए है, यानी कि अगर 100 कर्मचारी किसी के पास है तो वो क्या कर सकता है, अपना पृथक भविष्य निधि लेखा सृजित कर सकता है। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग का अगला मतलब कि आगे का क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन आसक्तता से संबंधित कोई अगर प्रश्न होता है तो किसके प्राधिकार के द्वारा अवधारणित किया जाएगा। तो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो अगर क्या लिखा है, बीमा चिकित्सा व्यवसायी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, चिकित्सा बोर्ड, चिकित्सा अपीली प्राधिकरण। तो इसका यानी कि अगर आपको क्या पता होना चाहिए, आसक्तता का मतलब अगर पता है तो आप आराम से इसका आंसर निकाल पाते हैं। यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम 1948 है, इसके अधीन आसक्तता का मतलब क्या होगा और वो कौन निकालेगा। तो कौन निकालेगा, हमारा जो चिकित्सकीय बोर्ड होता है, तो वही मतलब कि डिसाइड करेगा कि व्यक्ति जो है, आसक्तता का मतलब होता है कि काम करने में मतलब कि उसको कोई मतलब कि अगर चोट लगी है या फिर कोई मतलब कि इंडस्ट्री में कोई उसके साथ हताहत हुआ है, तो उससे संबंधित यानी कि चिकित्सकीय बोर्ड जो होगा वही कन्फर्म करेगा कि वो मतलब कि कहते हैं कि आसक्त है कि नहीं है। आसक्त का मतलब हुआ काम करने के योग्य ना हो पाना, यानी कि ऐसी चोट लग गई उसको कि काम करने के योग्य अभी नहीं है। अगला आता है हमारे क्या, निम्नलिखित में से किस मजदूर का, यानी कि निम्नलिखित में से किस मजदूरी का विधान या आर्थिक संगठन के माध्यम से प्रयास कर भुगतान करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 43 है वो क्या आदेश करता है। अगर आपको देखा होगा तो आप लोगों ने क्या, हम लोगों ने जो क्लास ली थी उसमें हम लोगों ने क्या, जो मतलब कि संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं उसको भी कवर किया था, और जितने की लेबर लॉ हैं वो सारे के सारे तो हमने कवर किए ही थे। तो उसमें पूछा गया था जो हमारा आर्टिकल 43 है, तो आपको पता ही होगा डीपीएसपी का है। तो उसमें क्या कहा गया है, निर्वाह मजदूरी के बारे में बात की है, न्यूनतम मजदूरी के बारे में बात नहीं की है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी एक्ट अलग से है। उचित मजदूरी की भी कोई बात नहीं है। आवश्यकता आधारित मजदूरी तो कुछ मतलब होता ही नहीं इसका मतलब, क्योंकि आवश्यकता सभी की अलग अलग होती हैं, तो न्यूनतम मजदूरी का फिर कैसा मतलब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। और अगला क्या आता हमारा, अगला क्वेश्चन है औद्योगिक विवाद अधिनियम जो 1947 है, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, के अधीन सुलह कार्रवाई की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत के अधीन सुलह कार्रवाई, तो यानी कि इसके अधीन जो सुलह कार्रवाई होती है की समाप्ति होगी, कब समाप्ति होगी देखते हैं। यह उस तिथि को समाप्त होता है, यह उस तिथि को समाप्त होता है जिस दिन
पक्षकारों द्वारा समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। तो ये तो बात हमारी सही है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे टिक लगा लिया करिएगा। उसके बाद में यह उस तिथि को समाप्त होता है जिस दिन यह विफल हो जाता है, परिणामतः या फिर परिणाम स्वरूप पक्षकारों के बीच किसी समझौता विज्ञापन हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि बी वाला ही गलत है और बाकी सारे क्या सही हैं। तो यानी कि आप लोग आगे भी पढ़ लीजिएगा, आगे पढ़ा देते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं हम लोग। यह उस तिथि को समाप्त होता है, क्योंकि हो सकता है कि कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि इनमें से कौन सा सही है, तो आपको तीनों अगर पता होंगे तो आप आराम से पूछ पाएंगे। तो क्या लिखा है, यह उस तिथि को समाप्त होता है जिस दिन कोई समझौता नहीं हो पाने की स्थिति में सुलह अधिकारी की रिपोर्ट समुचित सरकार को प्राप्त हो जाती है। यह उस तिथि को भी समाप्त हो सकता है जिस दिन सुलह कार्रवाइयों के लाभान्वित होने के दौरान उस अधिनियम की धारा 10 के अधीन कोई निर्देश से समुचित सरकार द्वारा श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण को जाता है। तो इस प्रकार से इसके ये तीनों सही है। बाकी जो हमारा बी वाला था कि यह उस स्थिति को समाप्त होता है जिस दिन यह विफल हो जाता है, परिणाम स्वरूप पक्षकारों के बीच कोई समझौता विज्ञापन हस्ताक्षर नहीं किया गया। तो यानी कि ये हमारा बी वाला गलत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आ रहा है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो यूपीएससी है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से कैसे क्वेश्चन बनाती है। उसके बाद में क्या है, यह व्यक्ति जिस व्यक्ति को चिकित्सकीय परामर्श, अभी देख रहे होंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमारा ये वाला भी क्वेश्चन है। वहाँ पे क्या था, हमारा चिकित्सकीय बोर्ड था जो कि आसक्तता का निर्धारण करता था। जिस व्यक्ति को चिकित्सकीय परीक्षण के बाद अनुपयुक्तता घोषित कर दिया जाता है, देख रहे होंगे सेम टू सेम वही बात बोल रहा है, कर दिया जाता है, और जिसके लिए कोई वैकल्पिक नियोजन संभव नहीं है, उस व्यक्ति के लिए आसक्तता प्राधिकार का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम में है। अभी देख रहे होंगे, अभी इससे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन वो किया था, उसमें पूछा गया था कि कौन करता है। इसमें पूछा गया चिकित्सकीय परीक्षण के बाद, यानी कि चिकित्सकीय जो प्राधिकारी है वो तो करता ही है, परंतु किस अधिनियम के तहत करता है। तो यहाँ पे क्या, खान अधिनियम जो 1952 है उसके तहत इनको प्राप्त है। बाकी जो भवन वाला है उनको नहीं प्राप्त है, कारखाने वालों को भी नहीं प्राप्त है, बागान अधिनियम वालों को भी नहीं प्राप्त है। अगला हमारा आता है, देख रहे होंगे फिर से सेम टू सेम, मतलब कि जो संविधान में अनुच्छेद है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। इससे पहले हमारा क्या था, जो हम लोगों ने पढ़ा था 43 पढ़ा था। अभी क्या है, अभी हमारा है फंडामेंटल राइट्स आ गया है। तो फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक हमारा डीपीएसपी से पूछ लिया। तो इसमें क्या पूछा गया, भारतीय के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों या खानों या किसी अन्य संकटमय नियोजन में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। तो कौन करता है, तो आप लोगों को पता ही होगा, 44 है, 24 है, सॉरी मैंने 44 बोल दिया। कौन सा हमारा अनुच्छेद 24 है। और आप लोगों को ये भी पता होगा अनुच्छेद 23 क्या है, वो बलात् श्रम को मतलब कि रोकता है, और जो हमारा 24 है वो क्या करता है, बाल श्रम को रोकता है। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना अधिनियम 1948 की तीसरी अनुसूची के अधीन उपबंधित है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कारखाना अधिनियम 1948 है, उसकी तीसरी अनुसूची जो है इसमें क्या है। तो इसमें क्या हमारा है, उपजीविका जन्य प्रसंकटों की सूची है क्या, नहीं है। उपजीविका जन्य रोगों की सूची है क्या, ये भी नहीं है। तो क्या है उसमें, अधिसूचनीय रोगों की सूची है, यानी कि अधिसूचित रोगों की सूची है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। पर संकट में प्रक्रियाओं वाले उद्योगों की सूची, ये भी हमारा गलत होता है। अगला क्वेश्चन आता हमारा, कारखाना या फिर खान अधिनियम 1952 जो है, खान अधिनियम 1952 है के उपबंधों के अधीन विशेष अधिकारी प्रबंधकों को अग्रिम में कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना देकर परीक्षण यानी कि सर्वेक्षण, तलमापन और मापन के प्रयोजनों से खान में प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि जो भी खान अधिनियम 1952 है इसके उपबंध के अधीन जो कोई विशेष अगर अधिकारी आता है, वो क्या, जो पूर्व सर्वेक्षण अगर उसको करना है या फिर ताल मापन करना है, तो उसको कितने दिनों पहले अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। तो कितने दिनों पहले, 3 दिन पहले उसको अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी कि वो जाँच के लिए आ रहा है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए कुछ। अगला आता हमारा क्या, मजदूरी संदाय संदाय अधिनियम 1936 जो है के उपबंधों के अधीन किसी स्थापन के प्रत्येक नियोजन भुगतान की गई मजदूरियों और मजदूरियों में से की गई कटौती यदि कोई हो, के रजिस्ट्रार और अभिलेख रखेगा तथा इन्हें अंतिम प्रविष्टि की तारीख से कितनी अवधि तक के लिए परिरक्षित करेगा। तो कितनी अवधि के लिए परिरक्षित करेगा, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा 3 वर्ष के लिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं ताकि शायद मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन
थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। मजदूरी संदाय अधिनियम यानी कि जो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 है के उपबंधों के अधीन किसी स्थापन के प्रत्येक नियोजक भुगतान की गई मजदूरी और मजदूरियों में से की गई कटौती यदि कोई हो यदि कोई हो कि रजिस्ट्रार और अभिलेख रखेगा तथा उन्हें अंतिम प्रविष्टि की तारीख से कितनी अवधि तक परिरक्षित करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जो जो हमारा अधिनियम है इसके तहत कहा गया है अगर कोई भी मजदूर है उस या फिर कोई उसकी मजदूरी बची है या फिर जो भी भुगतान की गई है तो उससे जो भी रिकॉर्ड होता है तो उस रिकॉर्ड को कितने दिनों तक परिरक्षित रखना होता है उससे इसका मतलब कि संभाल के रखना होता है। तो कितने दिनों तक संभाल के रखेगा? 3 सालों तक उसको संभाल कर रखना होता है। जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे भी लिखा हुआ कोई भी मजदूरी है, कोई भी कटौती है या फिर कोई भी रजिस्टर है या अभिलेख है उसको संभाल के रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा सूची नीचे दी गई है और राजनीतिक दल बोला गया यानी कि ये क्या लिखा है सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन है और ये राजनीतिक दल है। तो सही मिलान करना है आपको। तो लिखा सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। तो सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जो किस में जाएगा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में जाएगा यानी कि ए का 4 जाएगा। उसके बाद में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है हमारे किस में जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही जाएगा। और अगला आता है भारतीय मजदूर संघ। तो भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कहाँ पे जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए का यानी कि ए का 4 बी का 1 ए का 4 बी का 1 यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा ए हो जाएगा। अगला आता है विशेषज्ञ समिति गठित करने हेतु उपबंध निम्नलिखित में से किस अधिनियम में है। तो विशेषज्ञ समिति गठित करने हेतु उपबंध किस में है? क्या बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1996 के तहत है 86 के तहत है? ठेका श्रम विनियमन उत्सादन अधिनियम 1970 के तहत है क्या? भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1996 के तहत है क्या? तो हमारा बिल्कुल सही है यानी कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारी नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1996 के तहत ही क्या है विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रावधान है। किसके तहत विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रावधान किसके तहत है? भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार यानी कि जिसे हम कहते हैं नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1996 और अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकारों से संबंधित नहीं है। अगला आता है हमारा क्या हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं लगभग हम लोग क्या है 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी और अभी क्या लगभग 7-8 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। तो वीडियो को आप लोग क्या है लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं फिर उसी हिसाब से क्या है क्लासें आ पाती हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है आग से मशीनों के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उससे जो भी प्राप्त बीमा की दावा है वो क्या होगा हमारा। तो आप लोगों को अगर पता होगा कि जो हमारा बीमा अगर हम लोगों ने किया था किसी का उसके अगर कोई हमारी मशीनरी या फिर कोई भी पूंजीगत जो सामान है वो जल जाता है तो उससे जो भी बीमा से जो हमें दावा मिलेगा वो किस में होगा हमारा पूंजीगत प्राप्ति में ही होगा। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब ही आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो संपत्ति होती है वो होती है कम होती है या फिर हमारा क्या होगा ऋण बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुई संपत्ति कम हुई इसलिए क्या होगा पूंजीगत प्राप्ति माना जाएगा। अगला हमारा क्या है कि लेखाकार मानक 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल लेखाकार मान्यता है। तो सतत व्यापार समुचित समनुरूपता और क्रोध भवन। तो हमारा क्या होगा ए सही हो जाएगा। ये शायद अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ गया इसमें तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा जब आ गया है तो इसको भी कर लेते हैं। अगला है हमारा क्या लिखा है कामगारों की हड़ताल का आश्रय लेने का अधिकार यानी कि जो कर्मकार हैं उनको या फिर जो भी हमारे मजदूर हैं उनको क्या है हड़ताल करने का अधिकार किसके तहत है क्या मूल अधिकार है। तो आपको पता होगा भारतीय संविधान में मूल अधिकार हड़ताल करने का अधिकार में नहीं आता। और संविधिक अधिकार यानी कि संविधान में क्या इसके बारे में कुछ बात कही गई है तो संविधान में भी इसके बारे में कुछ खास बात नहीं कही गई है। तो हड़ताल करने का अधिकार क्या है हमारा एक निर्णय क्या लिखा है निर्णयज विधि यानी कि कॉमन लॉ है यानी कि हड़ताल करने का अधिकार क्या हमारा एक कॉमन लॉ है। ठीक है इसी को आप टिक कर लीजिएगा और यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर किया उसमें भी यही दिया है। वैसे कुछ लोग हो सकता है समझ सकते हैं कि सामाजिक अधिकार हो 19 के तहत सोच रहे होंगे पर ऐसा नहीं है 19 के तहत हमारा हड़ताल करने का अधिकार नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा मान लीजिए ट्रेड यूनियन के नाम है ABCD इस प्रकार से भी देख रहे होंगे क्वेश्चन बनता है ABCD और E स्थापन में है
जिसमें क्या है 1100 कर्मकार नियुक्त हैं, ठीक है, जिसमें वर्तमान में 1100 कर्मकार नियुक्त हैं। प्रत्येक यूनियन के सदस्यों की संख्या बल नीचे दिए गए, ठीक है, ये 100, 370, 110, 275 और 80 ABCD सभी के दिए हुए हैं, ठीक है। सदस्यता संख्या बल के आधार पर उपयुक्त में से कौन सा यूनियन ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अधीन पंजीकृत हो सकता है? तो यानी कि सीधे सीधे पूछा गया है, ट्रेड यूनियन इतने हैं, ABCDE 5 ट्रेड यूनियन है और उनकी संख्या दी हुई उतने कितने संख्या में उसमें मतलब कि सदस्य हैं। तो उसमें पूछा गया जो ट्रेड यूनियन यानी कि अधिनियम 1926 है, उसके तहत कौन पंजीकृत होने के लिए अधिकार रखता है? तो कौन रखता है? तो इसके लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए था कि किसी भी ट्रेड यूनियन में क्या मिनिमम 10% या फिर 100 जो भी ज़्यादा हो, यानी कि मिनिमम क्या 100 की ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम क्या 100 होने चाहिए। तो इसमें किस में 100 है, यानी कि ABCD में तो 100 है, बस ई को छोड़ के, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। तो ई वाला हमारा नहीं होगा, बाकी सारे के सारे क्या है ट्रेड यूनियन के तहत पंजीकृत होने के लिए मतलब कि अधिकार रखते हैं। तो देख रहे हैं कि यूपीएससी ने मतलब कि कितने सिंपल क्वेश्चन को कितनी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बना करके पूछ लिया। तो यही होता है मतलब कि यूपीएससी की खासियत होती है कि क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से फ्रेम करता है। अगला है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अधीन कर्मकारों के ट्रेड यूनियन का पंजीकरण, यानी कि अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि ट्रेड यूनियन के लिए पंजीकृत होने के लिए अधिकार वाले में पढ़ा। अब ये पूछ रहा है ट्रेड यूनियन का अगर पंजीकरण करना है, क्या वो मतलब कि वैकल्पिक है, अनिवार्य है, गैर सार्वजनिक सुविधा सेवा स्थापनों में कार्यरत कर्मकारों के लिए वैकल्पिक है, या सार्वजनिक सुविधा सेवा स्थापनों में कार्यरत कर्मकारों के लिए अनिवार्य है? तो सीधी सी बात है, यानी कि ट्रेड यूनियन आपको बनाना है या नहीं बनाना है, यानी कि संघ आपको बनाना है कि नहीं बनाना है, वो सीधी सी बात है, आपके पास वैकल्पिक है, आप संघ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। आप पे कोई दबाव नहीं होगा कि आप अपना समूह बनाएं। सीधी सी बात है, ये तो मतलब कॉमन सेंस की तरीके से आप समझ सकते थे इसको। अगला आता है भारत में निम्नलिखित में से केंद्रीय कर्मकारों ट्रेड यूनियन महासंघों, जिस नीचे दिए हुए हैं आप लोग जानते होंगे इनको, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये सब है। इसमें पूछा क्या गया, सबसे पहले से सबसे बाद में, देख रहे हो कि मतलब कि क्वेश्चन मतलब कि अगर देखा जाए तो काफ़ी मतलब कि टफ क्वेश्चन को इसको मान सकते हैं, क्योंकि शायद ही इसको मतलब कि जिसको बहुत अच्छे से पता होगा भाई इसको कर पाएगा। तो चलिए फिर भी इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया सबसे पहले कौन सा है, तो अगर आपको कुछ खास नहीं पता है तो आप लोग पहले तो विकल्प देखिए क्या है, यानी कि आपके पास एक और दो में से कोई एक सही होगा। अगर आपने इतना समझ लिया कि एक और दो में से कौन सा सही है तो आप 50-50 पे पहुंच जाएंगे। तो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि पहले से लेकर के बाद में आपको बताना है। तो एक और दो में से देख लेते हैं। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्या इनटेक पहले आया था या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो आप लोगों को पता होगा एटेक बहुत पहले आ गया था, तो एटेक ही सबसे पहले आया, इसका मतलब हमारा क्या है दो पहले आएगा, तो यानी कि हम 50-50 पे ऐसे ही पहुंच गए। अब तो हम लोगों को क्या अटेम्प्ट लेना है, चाहे आप लोगों को आगे आ रहा हो या फिर ना आ रहा हो। अब इसके बाद में दो के बाद में एक, यानी कि दो के बाद में एक तो आएगा ही, तो इसके बाद में तो एक आएगा। अब बचा इनमें से कोई एक, यानी कि तीन या चार में से कोई एक होगा, आपके पास फाइनली आंसर मिल जाएगा। तीन या चार में से एक क्या होगा, स्वरोजगार महिला संघ आएगा पहले, या फिर यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस आएगा। तो इसमें क्या आएगा पहले, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस आएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, एक दो, दो एक और चार। तो हम लोग फाइनली आंसर तक पहुंच गए। तो उसके बाद में भी देख लेते हैं क्या क्या आता है। तो पहले तो क्या आएगा हमारा ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि एटेक आएगा। उसके बाद में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आएगा। उसके बाद में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस आएगा। इसके बाद में स्वरोजगार महिला संघ आएगा। उसके बाद में स्वरोजगार महिला नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा उसके बाद में आएगा, चौथे के बाद में आएगा हमारा क्या, पांचवा, क्या सेंट्रल ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियंस। उसके बाद में हमारा आएगा स्व महिला रोजगार। तो इस प्रकार से हमारे क्या है सारे के सारे हो गए। और चौथे के बाद में क्या छठा आया था, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, दो एक चार छः पाँच तीन। अगला था हमारा क्या, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि ILO है, आपके बारे में इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने हम लोगों का जो लेबर लॉ वाला जो मतलब कि मैराथन पढ़ा होगा, करीब 1 से 1.5 घंटे का है, जो कि हम लोगों ने पहले बात की थी, तो उसमें हमने लोगों ने ILO के बारे में सारे के सारे पढ़ा था। इसके जितने कन्वेंशन है उसके बारे में पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था कि किन कौन से कन्वेंशन को भारत ने हस्ताक्षर किया है। तो अगर जिसको देखना है कल भरे का आपके पास टाइम है, आप लोग उसको देख के जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें पूछा गया ILO के द्वारा अंगीकृत निम्नलिखित में से कौन से कन्वेंशन पर भारत ने पुष्टि नहीं की है। तो पहले तो आपको बता देते हैं ILO। तो ILO क्या है हमारा, 1919 में का गठित हुआ था।
वर्साई की संधि के तहत हुआ था। यह मात्र एक ऐसा संगठन है जिसमें क्या है, तीनों होते हैं। कौन आता है? संगठन वाले, यानी कि कहते हैं कि मजदूर, दूसरा नियोक्ता, तीसरा सरकार, यानी कि तीनों को एक साथ लाता है। और इसको क्या 1969 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था शांति के लिए। तो इतना आप लोगों ने अगर जान लिया, और इसके साथ एक और चीज़ जान लीजिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बस इतना अगर आप लोग जान लिया, तो आईएलओ के बारे में आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहेगी। परंतु यूपीएससी ने क्या देख रहे होंगे, एक स्टेप आगे बढ़ के पूछा, आईएलओ के बारे में नहीं पूछा। ये पूछा आईएलओ के कौन कौन से कन्वेंशन को भारत ने हस्ताक्षर किया है, किसको नहीं किया। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से नहीं किया, क्योंकि आईएलओ के बारे में अगर पूछता है तो इतना ही पूछेगा, इससे आगे नहीं पूछेगा। अभी इसके कन्वेंशन के बारे में पूछ लिया, तो बलात् श्रम पर कन्वेंशन, तो जाहिर सी बात है भारत ने किया ही होगा। समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन, तो इस पर भी भारत ने किया है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन आयोजित करने की अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1987, खाली 87 है। तो भारत ने क्या इस पे नहीं किया, यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मिलित अधिकार करने का संरक्षण कन्वेंशन, इस पे नहीं किया। एक और किस पे नहीं किया, एक किया है समझौता करने का अधिकार, एक तरीके से संघ बनाने का अधिकार एवं संगठित होने का अधिकार और समझौता करने का अधिकार, इस तरीके से उसका नाम है। तो उसको भी भारत ने कहते हैं कि हस्ताक्षर नहीं किया। तो उसका संख्या नंबर है 98 के आसपास में। तो आप लोग उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा। तो उसके बाद में क्या है, भेदभाव के खिलाफ जो कन्वेंशन 111 है, उसका भी भारत ने हस्ताक्षर किया है। तो अगर आपका आईएलओ के बारे में इतना पता है, तो आराम से आप आंसर कर पाएंगे, कोई भी पूछे, चाहे यूपीएससी पूछे। और स्टेट लेवल वाले तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसको तो छोड़ देते हैं। अगला हमारा आता है कि आज का लास्ट क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं आज के लास्ट, उसके बाद में हमारा फाइनली 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा क्या है, 19वां क्वेश्चन आ गया। कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 के उपबंधों के अधीन निर्देश तिथि से किस विहित समय सीमा के अंदर कमिश्नर को प्रतिकार से संबंधित मामलों का निपटान कर कर्मचारियों के निर्णयों से अवगत कराना अपेक्षित है। तो कितने दिनों के अंदर कर्मचारियों के जो निर्णय है उसको अवगत अवगत कराना होता है, किसको? कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 के उपबंधों के अधीन निर्देशित तिथि से किस विहित समय सीमा के अंदर जो है कमिश्नर को प्रतिकार से संबंधित सभी मामलों को निपटान कर कर्मचारी के निर्णयों को अवगत कराना होता है, यानी कि कितने दिनों के अंदर अवगत कराना होता है, तो 3 मास के अंतर्गत अवगत कराना होता है। और वहीं एक पूछा गया था कि कर्मचारी अगर कोई अधिकारी अगर किसी संगठन में या किसी मतलब कि कहते हैं कि कंपनी में अगर सर्वेक्षण करने आ रहा है, तो उससे कितने दिनों पहले सूचना देनी होती है? 3 दिनों पहले, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था। शक्ति की सहायता के बिना चल रहे सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन पंजीकृत किसी भी स्थापन द्वारा नियुक्त कर्मचारी का न्यूनतम संख्या क्या हो, जिसके आधार जिस जो उस स्थापन के कर्मचारी भविष्य निधि और प्राधिकार उपबंध अधिनियम 1952 के परीक्षित परीक्षी के अधीन के अंदर आता है, यानी कि परिधि परिधि के अंदर आता है। तो पूछा गया है कि ये तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है। क्या बोला मैंने? 1 मिनट में फिर से देखता हूँ, क्या बोला मैंने, क्या कि शक्ति की, 1 मिनट इसको बिगाड़ देते हैं ताकि हम लोग सही से पढ़ सकें, क्योंकि शायद मैंने गलत पढ़ दिया थोड़ा सा, मुझे लग रहा है। बोला है शक्ति की सहायता के बिना अगर कोई सहकारी सोसाइटी है, उसका किसके तहत सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन अगर कोई पंजीकृत है, ठीक है, तो उसमें क्या है, स्थापन द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या क्या हो, जो उस स्थापन के कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकार उपबंध 1952 के परिधि के अंदर आएगी। तो इसमें आपको कहने का मतलब ये है कि जो अगर कोई भी संगठन है वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1912 के तहत संगठित है, तो उसमें कितने न्यूनतम कर्मचारी होने चाहिए कि वो ईपीएफओ अधिनियम 1952 के तहत आ जाएगा। तो कितने होने चाहिए? मिनिमम 50। तो मिनिमम अगर 50 उसमें कहते हैं कि कर्मचारी हैं, तो वो क्या आ जाएगा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे क्या टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर लिए हैं, जो कि 2023 के ईपीएफओ के एग्जाम में, एपीएफसी के एग्जाम में आए थे। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।